तो भारत में औद्योगिक विकास के लिए सुझाव है कि पुरानी के स्थान पर नई मशीनों की व्यवस्था हो, नए प्रकार की मशीनें उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। पहला उपाय तो ये है औद्योगिक विकास के लिए। दूसरा है परिवहन को विकसित किया जाए ताकि वस्तु को लाने ले जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। और तीसरा है कर व्यवस्था में सुधार किया जाए, जो वस्तुओं पे लगने वाला जो टैक्स है वगैरह है उनके कर को घटाने का कार्य किया जाए और उसकी व्यवस्था है वह एक नए रूप में नई तकनीक के आधार पर होना चाहिए कि कर व्यवस्था है वो उसी आधार पर वसूली जाए, उसी आधार पर उसको लिया जाए। अगला है कि सघन अधिवास व प्रकीर्ण अधिवास में क्या अंतर है, ये पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर है कि सभी आवास है, सघन अधिवास में सभी आवास है वो पास पास होते हैं, प्रकीर्ण में अधिवास है वो दूर दूर होते हैं। सघन अधिवास में दूसरा अंतर होता है कि इसमें व्यक्ति है वो संयुक्त रूप से रहते हैं, यानी बहुत सारे परिवार के लोग एक साथ एक ही जगह पर रहते हैं झोंपड़ियों के माध्यम से, जबकि प्रकीर्ण में व्यक्ति है वो एकांकी रूप से अकेले रहते हैं, यानी एकल परिवार ज़्यादा होते हैं इसके अंतर्गत प्रकीर्ण अधिवास में। सघन अधिवास में सामाजिक प्रगाढ़ता ज़्यादा होने से एक दूसरे के सुख दुख में ये सहभागी होते हैं, और प्रकीर्ण के अंदर सामाजिक प्रगाढ़ता है वो होती है परंतु फिर भी जीवन व्यक्ति है वो स्वतंत्र जीवन यापन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। सघन अधिवास है वो जनसंख्या है वो ज़्यादातर मैदानी व पठारी क्षेत्रों में रहती है, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है उनमें सघन अधिवास होते हैं। और प्रकीर्ण अधिवास है वो ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में और मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ पर भूमि अनुपजाऊ होती है, बंजर भूमि होती है, उन क्षेत्रों में कम से कम लोग निवास करते हैं, इसलिए जनसंख्या भी प्रकीर्ण पाई जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं। तो पहला उपाय इसके लिए ये है कि विवाह की आयु में वृद्धि की जाए, विवाह की जो आयु है उसमें वृद्धि हो और उन लड़के की और लड़की की आयु है उसमें वृद्धि की जाए, ताकि उनका जो प्रजनन काल है वो कम से कम अवधि का हो और इस आधार पे कम से कम बच्चे जन्म लेंगे और जनसंख्या पे नियंत्रण का कार्य किया जा सकता है, जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। दूसरा वो आर्थिक समृद्धि, यानी सभी लोग हैं वो आर्थिक समृद्धि की ओर जाएं, इसके लिए आवश्यक है ज़्यादा से ज़्यादा आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो लोग शिक्षित होंगे, शिक्षित होंगे तो वह जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का उपाय है वो लगातार करते रहेंगे। इसके अलावा परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए, सरकार को लोगों में जन चेतना जागृत करने के लिए लगातार नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, भाषणों के द्वारा, जुलूस के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से, रैली वगैरह के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा सकता है। और विशेष तौर पे स्वास्थ्य कर्मियों को इसके प्रति लगातार संवेदनशील रहना पड़ेगा। इस कार्य आधार पर ही हम परिवार कल्याण कार्यक्रमों को आगे विस्तारित कर सकते हैं, आगे बढ़ाए जा सकते हैं और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं। चौथा उपाय है शिक्षा, सभी लोगों को शिक्षा का अवसर मिले, प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा तक को अनिवार्य करना चाहिए, ताकि सभी बच्चे हैं जो काम करने वाले हैं, जो रोजगार करते हैं, किसी प्रकार का कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए भी अवसर बने। इसके लिए शिक्षा को अनिवार्य रूप से घोषित किया जाना चाहिए। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। किसी स्थान विशेष पर ही सूती वस्त्र उद्योग लगता है, उसके पीछे कारण क्या क्या होते हैं, यानी किसी स्थान विशेष में सूती वस्त्र उद्योग लगता है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं कि वहाँ पर क्या क्या परिस्थितियाँ हैं, अच्छी परिस्थितियाँ मिलेगी तभी वहाँ पर ये लगते हैं, तो वो क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि कच्चा माल, जिस क्षेत्र में आप सूती वस्त्र उद्योग लगा रहे हैं वहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, यानी वहाँ पर कपास का उत्पादन वो बड़े स्तर पर हो, तभी आप वहाँ पर उद्योग लगा सकते हैं। क्योंकि वह कच्चे माल को यानी कपास को लाने ले जाने में बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ जाता है, खर्चा भी ज़्यादा आता है, इसलिए जहाँ पर आसानी से मिलता है वहीं पर उद्योग लगाए जाएं। दूसरा है परिवहन सुविधा, परिवहन सुविधा भी होनी चाहिए। वस्तु को लाने के लिए, कच्चे माल को लाने के लिए, तैयार माल को ले जाने के लिए परिवहन सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। बाजार की सुविधा हो, अगर आप किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि उस वस्तु के लिए एक उचित बाजार हो जहाँ पर वो वस्तु बिक सके, उससे आय प्राप्त हो सके, इसके लिए उन्नत बाजार की आवश्यकता चाहिए। आर्द्र व नम जलवायु, सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसके जो धागे होते हैं, कपास के जो धागे हैं, अगर आर्द्र जलवायु होती है, धागों में नमी होती है तो अच्छे ढंग से पकड़ करते हैं और कपड़े के बीच से फटने के या धागों के अलग अलग होने का जो खतरा है वो नहीं रहता है अगर वहाँ पर आर्द्र व नम जलवायु पाई जाती है।
नियमित रूप से विद्युत आपूर्ति होती है तो वहाँ पे सूती कपड़े का निर्माण है वो मशीनों के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। पर्याप्त कुशल श्रमिक जो सूती वस्त्र उद्योग से जुड़े होते हैं, कपास की डोरियों को चुनने का, उनसे बिनोलों को अलग करने का, धागे बनाने का, उनके धागों के द्वारा कपड़े बनाने का जो कार्य होता है उसमें अच्छे श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, जिनको इन सभी कार्यों में पूर्ण रूप से नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, वो व्यक्ति इसके लिए अच्छे माने गए हैं। इसके अलावा पूंजी की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि बहुत बड़ा खर्चा पड़ता है कपास उत्पादन करने पर, उसको इकट्ठा करने पर, धागे बनाने पर, कपड़े बुनने में, कपड़े को बाजार तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, परिवहन का पूर्ण रूप से विकास चाहिए तो पूंजी भी ज़्यादा लगती है, मशीनों पर भी खर्चा आता है। इस बात को ध्यान में रखकर पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। आधुनिक तकनीक की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज़्यादा अच्छे प्रकार की तकनीक होनी चाहिए, तभी आप बाजार की अन्य जो कपड़े हैं, अन्य देशों के जो कपड़े हैं या अन्य जो भी कपड़े आते हैं बाजार के अंदर, उनके साथ आप प्रतिस्पर्धा कर सकते हो। इसके लिए उन्नत तकनीकी का, गुणवत्ता का विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नांकित लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों के अंकित कीजिए। तो सबसे पहले दिया गया बफेलो। बफेलो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है, ये ईरी झील क्षेत्र के अंतर्गत आता है मुख्य रूप से। दूसरा है सेंटोस जो दक्षिण अमेरिका का इलाका है। तीसरा है सार जो यूरोप महाद्वीप के ब्रिटेन के पास का एक क्षेत्र है जहाँ पे लोहे का बड़ी संख्या में उत्पादन होता है। चौथा है ओसाका जो जापान का क्षेत्र है, कोबे ओसाका जो क्षेत्र है जापान का, जहाँ पर भी लोहा है वो बड़ी संख्या में मिलता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नांकित सूती वस्त्र उद्योग को अंकित कीजिए। तो सबसे पहले दिया गया राजकोट। राजकोट है वो गुजरात के अंदर है जहाँ से सूती कपड़े का बहुत बड़ा पैदावार है होता है। दूसरा है मदुरई जो तमिलनाडु के अंदर है। तीसरा है ब्यावर जो अजमेर जिले में है जहाँ पे राजस्थान की पहली सूती वस्त्र उद्योग की मील लगती है ब्यावर में, तो वहाँ से ये संबंधित है। भीलवाड़ा है जिसे राजस्थान की वस्त्र नगरी कहते हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में सूती वस्त्र का उत्पादन होता है भीलवाड़ा जिले से, तो इसलिए यह राजस्थान की वस्त्र नगरी कहलाती भी है, वस्त्र नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछे गए हैं कि दिए गए राजस्थान के रेखा मानचित्र में निम्नांकित जिलों को अंकित कीजिए। तो पहला है बीकानेर, बांसवाड़ा, करौली, नागौर आदि, ये सारे जिले हैं जो भी आप अंकित कर सकते हैं। औद्योगिक नगर दिए हुए हैं चित्तौड़गढ़, जयपुर, चेन्नई, श्रीनगर। तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, चेन्नई है वो तमिलनाडु में, और श्रीनगर है वो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आएगा।